हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू गेम। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसका कोड है MCS 212। तो ये वीडियो आपकी 4 पार्ट में आएगी, जिसमें से ये आपका पहला पार्ट है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम आपका जो यूनिट 1 है, एलिमेंट्री लॉजिक एंड प्रूफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे मैथमेटिक्स में एलिमेंट्री लॉजिक या प्रूफ्स होते हैं, वो क्या होते हैं। हम आपको प्रोपोजिशंस और उनसे उनको मिला के और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस कैसे बनाए वो बताएंगे। और कैसे किसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में डिफरेंट वेज से प्रूफ करते हैं, वो भी सिखाएंगे। ठीक है। और इसमें आपका बूलियन अलजेब्रा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है कि व्हाट इज अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? तो प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका इट इज रेनिंग, तो ये एक प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये इट इज रेनिंग, या तो बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो ट्रू या फॉल्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गो टू द मार्केट। तो दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन, दिस इज अ कमांड। क्यों? क्योंकि इसमें इस स्टेटमेंट आप यस या नो नहीं बोल सकते। गो टू द मार्केट एक तरीके की कमांड है। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? प्रोपोजिशनल लॉजिक आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। और लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं उसमें। तो फॉर एग्जांपल, जैसे पी हमारी एक स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है, और उस पे अगर हमें नॉट करना है या उसका नेगेशन करना है, तो हम उसमें ऐसे दिखाते हैं सिंबल। ये आप सिंबल देख पा रहे हैं, पी के जस्ट लेफ्ट में है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम नॉट पी। और इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट ऑफ द वैल्यू। जो भी पी की वैल्यू उसका अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग एक आपका प्रपोजिशन हो गया। अगर आपने इसके आगे नॉट लगा दिया तो ये हो जाएगा इट इज नॉट रेनिंग। तो ये उसका नेगेशन हो गया। ठीक है। सेम ऐसे आपका आता है कंजक्शन, जिसे एंड कहते हैं, डिसजंक्शन, इम्प्लाइज और इक्विवेलेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका प्रोपोजिशन है राम एंड श्याम इस नहीं आएगा आर स्टूडेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर राम को हम मान ले पी और श्याम को मान ले क्यू, तो राम एंड श्याम। तो एंड के लिए जो अगर आप देखोगे हमारा क्या सिंबल है, एंड के लिए हमारा सिंबल है ये अपर एरो। तो हम पी अपर एरो क्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राम एंड श्याम। सेम ऐसा होता है कि राम और श्याम इज स्टूडेंट, तो ये अपर एरो की जगह क्या आ जाता? डाउन एरो। ओके। तो एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं कि इफ इट इज हॉट इट शैल रेन। कहने का मतलब है कि इफ इट इज हॉट, अगर आज गर्मी है तो बारिश होगी। ठीक है। तो मान लेते हैं इफ इट इज हॉट, पी है आपका प्रोपोजिशन, और इट शैल रेन क्यू प्रोपोजिशन। तो अगर आपका गर्म है, मतलब अगर इफ इट इज हॉट तभी बारिश होगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? पी, ये जो आपका एरो है इसको कहते हैं इम्प्लाइज। पी इम्प्लाइज क्यू। इसका एक और मतलब है फॉल्स, ओनली इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो अगर आपका पी ट्रू हुआ तो ही क्यू आपका ट्रू होगा। तो अगर इसने जैसे बोला इफ इट इज हॉट इट शैल रेन, अगर गर्म नहीं हुआ तो बारिश नहीं होगी। ठीक है। तो वो आपका पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक स्टेटमेंट आपका एक प्रपोजिशन है, इफ इट इज नॉट संडे देन आई विल गो टू द वर्क। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इफ इट इज संडे, आपका प्रपोजिशन पी है, आई विल गो टू द वर्क ये प्रपोजिशन क्यू है। तो उसको अगर हम आपका लॉजिक में लिखे, प्रपोजिशनल लॉजिक में लिखे, इन सिंबल का ध्यान रखते हुए, तो क्योंकि ये बोल रहा है इफ इट इज संडे देन आई विल गो टू द वर्क, अगर ये लाइन ट्रू हुई तभी ये वाली लाइन कोई सेंस बनाएगी। तो ये हो जाता है आपका P इम्प्लाइज Q। लेकिन P के आगे इसने उन्होंने नेगेट किया है कि इफ इट इज संडे। हमने क्या माना? P माना है इट इज संडे, मान लिया है कि इट इज संडे है, इट इज संडे। और Q आपका हो गया आई विल गो टू द वर्क। बट इसमें स्टेटमेंट क्या थी कि इफ इट इज नॉट संडे, अगर संडे नहीं हुआ तभी वो काम पर जाएगा। तो हमने P माना था इट इज संडे, हम क्या कर देंगे, इसके आगे ये वाला सिंबल लगाएंगे नेगेशन का, नॉट P। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी हमारा इट इज संडे है, इसके आगे सिंबल लगाया तो इसका मतलब हो गया नॉट संडे। सिर्फ पी इट इज संडे, ये सिंबल के साथ पी का क्या मतलब हो गया? इट इज नॉट संडे। और क्यू आपका आई विल गो टू द वर्क। तो ये आपका इम्प्लाइज का साइन भी आ गया कि अगर ये ट्रू हुआ तो ही ये होगा। ओके।
एक नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ता है, इफ आई एम हंग्री एंड देयर इज फूड देन आई विल ईट। अब इसमें तीन प्रिपोजिशन है आपके, पी आई एम हंग्री, क्यू देयर इज फूड, आर आई विल ईट। तो अब इसमें एक आप देखोगे, इफ आई एम हंग्री एंड देयर इज फूड, कंडीशन है कि मैं खाऊंगा कब, देन आई विल ईट, ये कब होगा, आई विल ईट कब होगा, जब आई एम हंग्री एंड ऑल्सो देयर इज फूड, मैं भूखा भी हूँ और खाना भी है। तो पी एंड क्यू, ये जो आपका पी आई एम हंग्री, क्यू देयर इज फूड, ये दोनों आपके एंड कंडीशन में, एंड के लिए आपने सिंबल लिखा था ये अपर एरो, तो पी अपर एरो क्यू इम्प्लाइज आर, इम्प्लाइज आर का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन हुई आपकी, ये आपका बाहर आ जा रहा है, इफ पी एंड क्यू, यानी आपका पी और क्यू दोनों होगा इम्प्लाइज आर, तभी जाके आपका आर कंक्लूजन आ पाएगा। ओके, अगला पढ़ते हैं बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं इसको। तो जैसे यू कैन एंटर द क्लब इफ एंड ओनली इफ यू हैव अ मेंबरशिप, तो पी मान लेते हैं यू कैन एंटर द क्लब, और क्यू मान लेते हैं यू हैव अ मेंबरशिप। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा, पी आपका ये इक्विवेलेंट क्यू, तो इसका क्या मतलब है कि पी इक्विवेलेंट क्यू, अगर आपका यू कैन एंटर द क्लब इफ यू हैव अ मेंबरशिप और यू कैन हैव मेंबरशिप देन यू कैन एंटर द क्लब, तो दोनों केसेस है, अगर ये हुआ तो ये ट्रू होगा, या ये ट्रू हुआ तो ये आपका ट्रू होगा। दोनों केसेस में क्या होगा कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, या ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नेस्टेड इम्प्लीकेशन। तो इफ इट रेन्स देन इफ आई हैव एन अम्ब्रेला आई वोंट गेट वेट। तो इसमें बेसिकली देखोगे तीन चीजें हो रही है, अगर बारिश हुई पहली कंडीशन, दूसरी अगर मेरे पास छाता होगा दूसरी कंडीशन, आई वोंट गेट वेट ये आपका कंक्लूजन है। तो दो कंडीशन है इसमें, कंक्लूजन एक है, तो ये देखते क्या है, इफ इट इज रेन, पी मान लेते हैं इट रेन्स, क्यू मान लेते हैं आई हैव अम्ब्रेला, और आर मान लेते हैं आई गेट वेट। ठीक है, आई वोंट गेट वेट नहीं होगा, आई गेट वेट होगा, फिर इसके आगे हम वो सिंबल लगा देंगे नॉट वाला, जिससे ये आई वोंट गेट वेट बन जाएगा। ठीक है, तो इफ इट रेन्स पी, पी फिर ये इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये होगा ट्रू तभी ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन में आ पाएगा या ट्रू हो पाएगा। तो उसका कहने का मतलब है क्या है कि इफ पी, ये एरो यानी कि इम्प्लाइज, फिर कंडीशन क्या थी कि इफ आई एन अम्ब्रेला, फिर से एक आया, तो क्यू इम्प्लाइज आर। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि पी इफ इट रेन्स, इम्प्लाइज का सिंबल लगा कि अगर अगर आपकी बारिश होगी ट्रेन्स, तभी ये सामने वाला जो इसके आगे वाला है वो पार्ट आपका ट्रू होगा। दूसरा है अगर आपके पास अम्ब्रेला होगा तो वो नहीं भीगेगा, तो क्यू इम्प्लाइज यानी क्यू भी अगर ट्रू हो गया, तब आर यानी कि आर क्या था, आई गेट वेट, और उसके आगे हमने सिंबल लगा दिया नॉट वाला, तो आई डोंट गेट वेट। ओके, अब अगला बढ़ते हैं। तो प्रोपोजिशन कैलकुलस में कुछ दो चीजें होती हैं जिसे कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं इस लॉजिक के, तो इसको देखते हैं क्या है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है कि ये मतलब ये इसलिए यूज होता है ताकि हम एक्सप्रेस करें एक सर्टेन प्रॉपर्टी जो आपकी एक डोमेन यानी एक हम अगर रेंज ले ले उसमें सभी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, यानी हर इंसान जो है, मोर्टल का मतलब होता है जो क्या कहते हैं उसे, जो मोर्टल्स का मतलब होता है जो जिंदा नहीं रहते हैं, एक टाइम के बाद पर्टिकुलरली वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। अब इसका सिंबल क्या है, सिंबल आपका ये होता है, ये जो आपको उल्टा ही जैसे दिख रहा है, तो फॉर ऑल एक्स, इसको ऐसे समझेंगे कि फॉर ऑल, इसका सिंबल का मतलब है फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अब पी क्या है आपका, पी एक तरीके का आपका प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है, तो इसका क्या, इसको हम इस वाले लाइन को कैसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, तो अब इसको जो हमने बोला ना ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, इसे कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स, अब ह्यूमन एक्स मोर्टल एक्स। अब ह्यूमन का हमने एक फंक्शन मतलब एक इस तरीके से लिख दिया, मोर्टल को इस तरीके से लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज ह्यूमन देन एक्स इज मोर्टल। बेसिकली ये तरीके का हमने, आप देखो फंक्शन जैसा दिख रहा है कि फॉर ऑल एक्स, ये हमारा एक्स है और रेंज क्या है कि ह्यूमन
उसमें पास करा है एक्स, मॉडल उसमें पास करा है एक्स। तो फॉर ऑल एक्स इफ इट इज ह्यूमन, इफ एक्स इज ए ह्यूमन देन एक्स इज ऑल्सो मोटर। तो ये हो गया आपका उस तरह की कंडीशंस के लिए जहां पर आपको ऐसे एक्सप्रेस करना हो कि फॉर ऑल दिस इज ट्रू, ये दिखाने के लिए। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको उल्टे ई की तरह दिखा रहे हैं। तो इसका यूज कहाँ वहां होता है जहां आपको एक्सप्रेस करना होता है कि एटलीस्ट एक वैल्यू है जो उस कंडीशन के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु कैन फ्लाई, यानी पूरी दुनिया में एटलीस्ट एक इंसान तो है जो उड़ सकता है। उस कंडीशन को दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ठीक है, ये आपका इसका जैसे इसका सिंबल था, ये एग्जिस्टेंशियल का ये है। तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। अब इसको कैसे लिखेंगे? जो हमने अभी पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु कैन फ्लाई, तो दिस कैन बी रिटन एज देयर एग्जिस्ट एन एक्स पर्सन, ठीक है, एक्स अ पर्सन और इट कैन फ्लाई। एंड वाला कंडीशन है, अगर आप देखोगे देयर एग्जिस्ट पर्सन हु कैन फ्लाई, तो हमने इसे ऐसे लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एन पर्सन, वो पर्सन भी होना चाहिए, और कैन फ्लाई एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है, अलग तरह का प्रिपोजिशन, क्या कहते हैं आपका प्रिपोजिशन है। तो अगर आपका पर्सन भी वो प्रिपोजिशन में आता है और कैन फ्लाई वो प्रिपोजिशन में भी आता है, तो आप ये की जो ये वाली कंडीशन है देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन एंड एक्स कैन फ्लाई, आपका कंडीशन होल्ड करेगा। तो इसे दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, सच दैट, इस ब्रैकेट का जो मतलब है ना, बाहर के जो दो ब्रैकेट है, इसका मतलब है सच दैट। तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन, एक्स कैन फ्लाई, ठीक है। और एंड इसलिए लगाया है, ये बेसिकली आप देखो ना एंड का सिंबल, इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे आपका है कि फॉर ऑल एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी सभी एक्स के लिए इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एक्स का जो स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो कि ऑब्वियस है कि फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एक्स का स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट को दिखाने के लिए आपने ऐसा लिखा है। अब पेपर में क्या होता है कि ये जो आपका इस तरीके का ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इससे बोलते हैं कि इसका टेक्स्ट में आपको दिखा हुआ वर्डिंग में, तो आप ऐसे देखोगे, या हो सकता है कि इस तरीके से आ रहा है आपका एक तरीके का वर्डिंग में, और आपको बोला जाए कि इसका एक्सप्रेशन बनाओ, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं कि अब ये पढ़ लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, फिर से ब्रैकेट आ गई, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स आपका जीरो से बड़ा है एंड एक्स आपका वन से छोटा है। ये जो कंडीशन, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपका ये प्रीपोजिशन स्टेटमेंट, उसको मैंने ऐसा वर्डिंग में एक्सप्रेशन में ऐसे लिख दिया है कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट, ब्रैकेट आ गए, एक्स आपका जीरो से बड़ा है एंड एक्स आपका एक से छोटा है। ओके, तो बाकी की दूसरा बोले पढ़ सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक ट्रुथ टेबल जो होती है आपके बेसिकली सारी पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, फॉर एग्जांपल इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है उसके लिए जितनी पॉसिबल वैल्यू होती है वो दिखाता है। तो उसको बनाते कैसे हैं? जैसे आपका पी एंड क्यू है, तो पी क्यू, सॉरी यहाँ पर है, सॉरी पी क्यू, तो पी पे और क्यू पे जितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो या तो दोनों ट्रू होंगे, ट्रू ट्रू। बेसिकली जो आपका ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है इसमें अ, या तो ट्रू वैल्यू हो सकती है, फॉल्स वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो पी की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो एक टाइम पे पी और क्यू दोनों की ट्रू ट्रू होगी, एक टाइम में पी की ट्रू क्यू की फॉल्स, और एक टाइम में दोनों की, एक की फॉल्स एक की ट्रू दोनों की फॉल्स, ठीक है। तो ये जब आपका P और Q का आप जो बेसिकली एंड ऑपरेटर कर रहे हो, इसको आप अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो P एंड Q बोलते हैं या P कंजक्शन Q भी बोलते हैं। तो अगर वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए पेपर में तो इस चीज का ध्यान रखना कि P एंड Q या P कंजक्शन Q। तो P और Q का यहाँ क्या हो रहा है? कंजक्शन हो रहा है।
तो इस केस में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, एक ट्रू एक फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स और ट्रू फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स 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 आ जाएगा। तो इसीलिए एक ही केस में ट्रू होगा जब आपका ट्रू ट्रू दोनों ट्रू होंगे। ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपोजिशन एंड प्रेडिकेट एंड राइट डी मॉर्गन्स लॉ फॉर बोथ। तो प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, यानी एक तरीके का सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा। जैसे पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, जो कि ट्रू है। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व करते हैं, और वो प्रपोजिशन तब बनता है जब उस स्टेटमेंट में हम वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 5, ये प्रेडिकेट है। प्रपोजिशन कब बनेगा? जब x की वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू डाली मैंने 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, ये प्रपोजिशन है, क्योंकि या तो 6 ग्रेटर देन होगा या छोटा होगा। तो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप प्रपोजिशनल, जो आपका क्या कहते, सॉरी, प्रपोजिशंस होता है उसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ, और जो प्रेडिकेट्स होते हैं उसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये आपका सामने लिखा हुआ है। तो अगर पी एंड क्यू आर प्रपोजिशंस, दो प्रपोजिशन है हमारे, और हम प्रपोजिशन लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका पी एंड क्यू या पी कंजक्शन क्यू हो रहा है और उसका आपने नॉट कर दिया है, ठीक है, नेगेशन कर दिया है, तो क्या होता है, ये नेगेशन दोनों में अंदर आ जाता है, और ये साइन ये उल्टा हो जाता है। तो एंड से ये बन जाएगा, और कंजक्शन से बन जाएगा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। ओके, तो ये देख रहे हो, ये जो वाला साइन है नॉट वाला दोनों के अंदर आ गया, और ये साइन उल्टा हो गया और बन गया आपका कंजक्शन से डिसजंक्शन। तो दोनों इक्विवेलेंट है, ये तीन जो आप तीन बार देख रहे हो ना इक्वी पर, ये इसका मतलब इक्विवेलेंट। और इसमें आपका, सॉरी, तो हो गया, हाँ। अब है लेट पी एक्स बी ए प्रेडिकेट ओवर अ डोमेन डी, ये प्रेडिकेट की बात हो रही है। तो इसमें ऐसा है कि फॉर ऑल एक्स देयर इज अ पी एक्स, उसका नॉट इक्विवेलेंट होता है कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स जिसका पी एक्स क्या हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा। ये आपका नॉट वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये जो है ना एज इट इज पेपर में आएगा, और आपको एज इट इज याद करके ऐसे राइट डाउन कर देना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई आपका प्रेडिकेट्स में ऐसे कुछ आपको सॉल्व करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए नहीं आता है एक्सप्रेशन, तो जैसा है आप ऐसे ही याद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपोजिशन कैलकुलस में जो आपका अलजेब्रा होता है उसका कुछ बेसिक कुछ लॉ है, वो आपको एक बार देखना चाहिए यहाँ पर। जैसे पी आपका एक प्रोपोजिशन है और उसका आप एंड यानी कि कंजक्शन कर रहे हो ट्रू के साथ, तो पी ही आता है। पी का फॉल्ट के साथ करोगे, ये साइन उल्टा हो गया, ध्यान रखना। डिस्जंक्शन करोगे, पी का फॉल्ट के साथ डिस्जंक्शन, तो आपका पी ही आता है। यहाँ पर मैंने रूल लिखा है, यहाँ पर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो कुछ एक कॉम्प्लेक्स वाला ले लेते हैं, जैसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव वाला ले लेते हैं, कि अगर पी का आप कंजक्शन कर रहे हो क्यू डिस्जंक्शन आर, यानी पी एंड क्यू और आर, दोनों से बता रहे हैं, इसको एंड भी कहते हैं कंजक्शन भी कहते हैं, इस साइन को डिस्जंक्शन और भी कहते हैं। अगर आपने इससे, अगर आप क्योंकि एमसीए के हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीसीए में आपने एंड और ये सब लॉजिक में पढ़ा होगा, तो ये सेम ही चीज़ है। ये आपका अगर अपर की तरफ ये डायरेक्शन में है तो ये आपका एंड बन जाता है, नीचे की तरफ है तो ये आपका और बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका पी और क्यू विद दिस साइन आ जाएगा एक साइड, और फिर आएगा ये वाला साइन आपका जो और है या डिस्टिंक्शन है, और फिर आपका पी आर के साथ आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, पी की अगर हम मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से देखें, पी की मल्टीप्लाई हो रही है क्यू से, पी की मल्टीप्लाई हो रही है आर से। ठीक है, पी की क्यू की मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि ये वाला साइन आएगा। पी की आर के साथ हो रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वाला साइन आएगा, और फिर बीच में आता है आपका ये वाला। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको अभी पिछले वाले स्लाइड में बता ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रीसीडेंस रूल होता है, जैसे आपने नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में सीखा होगा कि बोर्ड मास होता है, तो वो बताता है कि किसी भी कैलकुलेशन में किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है, कि ब्रैकेट को देनी है या डिवीजन को देनी है या एडिशन को देनी है। ठीक है, तो ये कुछ आपका ऑर्डर है। तो जैसे इस केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी मिलेगी वो नेगेशन को मिलेगी, आपका नॉट, एक कंजक्शन को, फिर डिस्टिंक्शन को, फिर एम्प्लीकेशन, और फिर बाय कंडीशनल वाले को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला आपका एक तरीके का ये है, तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे
जैसे कभी बार क्या होता है कि आपको ये दे दिया, उसकी ट्रुथ टेबल निकालनी है, तो इस केस में आप क्या करोगे? अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है ही ये। तो आप क्या करोगे? पी क्यू आर, इन तीनों की जो वैल्यू निकालोगे, तो निकलेगी कैसे? मैंने आपको बताया था ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू हो सकती है। तो पी क्यू आर के आपको ट्रू 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 फॉल्स ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन लिखने हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास तीन वेरिएबल है पी क्यू आर, तो चार बार आपका यहाँ पर आएगा ट्रू, चार बार फॉल्स। फिर क्यू का क्या आएगा? दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स। अब इस केस में क्या आएगा? एक ट्रू फॉल्स, एक ट्रू फिर फॉल्स, यानी अगर तीन में क्या होगा? दो की पावर तीन, आपके आठ होते हैं, और आठ का आधा कितना होगा? चार, तो पहले चार ट्रू चार फॉल्स, फिर चार का आधा दो, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर दो का आधा एक, एक ट्रू एक फॉल्स। इससे आपके कॉम्बिनेशन सारे बन जाएंगे। तो पी बनाया, क्यू बनाया, आर की सारी वैल्यूज बना दी। आप क्या करना है? प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से सबसे पहले नेगेशन कैलकुलेट होगा। तो आप देखोगे सबसे पहले हमने ये आपका नेगेट पी या नॉट पी और नॉट आर कैलकुलेट किया है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे सिर्फ पी के आगे नेगेट है और आर के आगे नेगेशन हो रहा है, क्यू के आगे कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम इसीलिए पहले पी नॉट निकाल रहे हैं और ये आर नॉट निकाल रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे अ, ये आपका पी, ये जो आपका एक्सॉर होता है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये वाला सिंबल आप देखोगे ना, आपने अगर बूलियन गेट्स पढ़े होंगे तो उसमें एक एक्सॉर करके गेट होता है, तो ये वो है। तो ये कैलकुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद पी, और ये जो हमने ये जो कैलकुलेट किया है इसका इम्प्लाइज आर, इसके साथ हम निकाले हैं ट्रू फॉल्स। फिर लास्ट में क्यू कंजक्शन या एंड और आर का नेगेटिव के साथ निकाल लें। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फाइनल एक्सप्रेशन जो होती है ये इस तरीके से निकालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले पी क्यू आर निकालना है, फिर उसके बाद नेगेट निकालना है। मैंने जैसे ना स्टेप लिखे हैं, इवेल्युएट इनसाइड पैरेंथेसिस फर्स्ट, कंप्यूट करना है पी एक्सोर आर से, देन कंप्यूट पी प्लस, सॉरी पी एक्सोर आर इम्प्लाइज आर से। ठीक है, ये सारा स्टेप लिखा है और उसी हिसाब से निकाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कभी का पेपर में आता है कि टोटोलॉजी क्या है, कंट्रडिक्शन क्या है। तो टोटोलॉजी इज अ लॉजिक स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चाहे कुछ भी इनपुट डालो उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होगी। तो पी और आपका नॉट पी, इसका जब हम एंड करते हैं, या सॉरी इसका जब कंजक्शन करते हैं, तो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू ट्रू आती है। तो ये आपका एक क्या है? टोटोलॉजी है। चाहे कुछ भी पी डाल लो, कुछ भी नॉट पी डाल लो, आपका हमेशा ये फाइनल जो एक्सप्रेशन निकलेगा ट्रू ही निकलेगा। कंट्रडिक्शन ठीक उसका उल्टा है। ए कंट्रडिक्शन इज अ लॉजिक एक्सप्रेशन जो कि हमेशा फॉल्स वैल्यू ही देता है, चाहे इनपुट वैल्यू कुछ भी डाल दो। तो पी ट्रू या फॉल्स हो या नॉट पी ट्रू या फॉल्स हो, आपका लास्ट में फाइनल आंसर फॉल्स ही आता है। ठीक है, तो कभी कभार आपको क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाता है इस तरीके का। आपसे पूछते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है टोटोलॉजी है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी बूलियन टेबल बना देनी है। लास्ट में अगर सब जगह फॉल्स 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 आ रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ट्रू 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 आ रहा है तो आपका टोटोलॉजी है। ठीक है। अगला है लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब है कि दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको, ये और ये, पूछा जाता है क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो अगर ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे तो दोनों की, इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू हमेशा सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू हमने निकाल दिया, दोनों में चारों में, सॉरी दोनों में कॉम्बिनेशन डाल दिए सारे। अब हमने पी और आपका ये कंजक्शन क्यू यानी पी एंड क्यू निकाल दिया। ओके, तो अब फिर इसके बाद हमने इसका नोट कर दिया, पी का नोट कर दिया, आपका क्यू का नोट कर दिया। अब आप देखोगे इस वाला जो एक्सप्रेशन की क्या आ रही है, फॉल्स 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 ट्रू। और इस वाला जो एक्सप्रेशन है जब इसका निकाला हमने वैल्यू, ये आया फॉल्स 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 ट्रू। तो दोनों की क्योंकि कॉलम में सेम वैल्यूज आ रही हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, दो एक्सप्रेशन देते हैं, पूछते हैं कि क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो आपको सेम तरीका ये अपनाना है, दोनों का ट्रुथ टेबल निकाल के वैल्यूज बता देनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक एक जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक्सप्रेशन दे दिया, हमसे पूछ दिया कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो देखते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेगेशन है उसके अंदर देखेंगे। ये जो आपका नेगेशन है ना, इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर ये है पी कंजक्शन क्यू, फिर डिसजंक्शन ये वाला सिंबल, फिर नॉट पी कंजक्शन क्यू, ये आया। अब इसके में क्या है, दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन ले लेते हैं।
ठीक है, अब क्योंकि क्यू कॉमन लिया तो अंदर कौन सा सिंबल आएगा बाहर कौन सा सिंबल आएगा ये आपको बता देता हूँ। जब आप क्यू कॉमन लोगे तो जो आपका क्यू हटाने के बाद बचता है अंदर पी, और ये जो आपका सिंबल है डिसजंक्शन और पी ये अंदर आएगा। ठीक है, जो आपका क्यू से जस्ट लेफ्ट में सिंबल है वही बाहर आएगा, वो उसको अपने साथ बाहर लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखोगे तो उसमें ये मेंशन किया है कि कैसे कॉमन निकाला मैंने। अब हम अप्लाई नेगेशन कि अगर पी का डिसजंक्शन ये वाला सिंबल याद रखो नॉट पी के साथ करते हैं तो वो हमेशा ट्रू आता है। ये भी जो रूल है पीछे वाला अगर आप स्लाइड देखोगे तो उसमें मेंशन है। तो ये वाला एक्सप्रेशन बन के क्या हो जाएगा ट्रू। ओके, तो क्यू का अगर हम कंजक्शन यानी एंड करेंगे ट्रू के साथ तो क्यू ही आएगा। ठीक है, तो इस पूरा एक्सप्रेशन का अंदर का जो निकला वो क्या वैल्यू निकला क्यू। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसका क्या निकला क्यू, और इसके बाहर एक सिंबल है आपका क्या, ये नॉट। तो क्यू नॉट और क्यू। और फिर से अगर आप देखोगे जो रूल हमने यहाँ लगाया नेगेशन लॉ कि अगर सेम जो आपका प्रिपोजिशन है उसके जो सेम आपका एक्सप्रेशन है अगर उसके फॉल नॉट के साथ अगर आप उसका कंजक्शन करते हो तो वैल्यू ट्रू आती है। तो इस केस में वैल्यू ट्रू आएगी नेगेशन लॉ लगाने के बाद, क्योंकि जो प्रपोजिशन होता है उसका अगर उसके नेगेशन के साथ जो प्रपोजिशन होता है पी उसका अगर उसके नेगेशन यानी नॉट पी के साथ अगर हम कंजक्शन करते हैं तो ट्रू ही आता है। तो इस केस में भी ट्रू आएगा। फाइनल आंसर ट्रू आया। इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है एक टोटोलॉजी है क्योंकि इसके सभी वैल्यूज के लिए ट्रू ही आएगा। अब सेम क्वेश्चन दे रखा है क्या ये एक्सप्रेशन कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप ये देख सकते हो। सेम है, इस बार हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया है। नोच इसमें क्या होता है सिर्फ चेंज नहीं होता, सिर्फ जो आपका ग्रुपिंग है वो मैंने अब थोड़ा क्लैरिटी के लिए अलग से कर दिया है। अब इसमें देखो ये बैक जो ब्रैकेट है ये हटा दिया हमने। ठीक है, हमने इन टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके एक अलग ग्रुप बनाया जिसमें इस नॉट क्यू को हमने बाहर कर दिया बाकी सबका ग्रुप बना दिया है। ठीक है, अब हम अंदर वाला जो पार्ट है ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है पी डिस्टिंक्शन क्यू कंजक्शन नॉट पी, इस पे फोकस करते हैं। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सेंस बने कि क्या हो रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो P का नॉट P के साथ ये सिंबल लिखना क्या है, ये जो सिंबल है इसके जस्ट लेफ्ट में उसी को लेकर अंदर जा रहा है। तो ये आप समझो P का होने वाला है ये एरो जो है इस जंक्शन नॉट P के साथ। ठीक है, फिर आता है ये वाला सिंबल। ओके, अब फिर P का Q के साथ इस वाले सिंबल के साथ। तो P नॉट P और ये आपका क्या कहते हैं कंजक्शन है तो आपको पता है ये वैल्यू ट्रू आने वाली है। ठीक है, और अच्छा ये इन्होंने अभी इसने सॉल्व नहीं किया हुआ है। ये जो हमने जो वैल्यू है ना इसको वापस हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो पूरा ये हमने निकाला था आपको याद है ना कि हमने सिर्फ अंदर वाला पार्ट निकाला था उसी फोकस किया था। तो अब हमने क्या करें वैल्यू निकालने के बाद वापस पुट कर रहे हैं और अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं यानी फिर से इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो ये चलेगा अंदर। अब पी नॉट पी फॉल्स आ गया, ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, पी नॉट पी आपका फॉल्स आ गया क्योंकि ऑलवेज फॉल्स ही होता है। अब ये वाला जो फॉल्स हुआ फॉल्स का अगर आप देखोगे ये जो रूल है कि पी आपका अगर कंजक्शन होता है नॉट पी के साथ तो फॉल्स आता है। ठीक है, ऑलवेज ही फॉल्स होगा। अब फॉल्स के साथ अगर कंजक्शन करोगे किसी नॉट का तो ये भी पूरा जो है आपका ये फॉल्स बन गया। अब उसके बाद जो राइट साइड वाला पोर्शन बचता है क्यू नॉट पी और नॉट क्यू, अब जो क्यू और नॉट क्यू है ये फॉल्स हो गया। ठीक है, जो सेम चीज यहाँ हुई है वही सेम चीज ये हो रही है कि पी और नॉट पी का जो ये अगर आप ये कंजक्शन करोगे तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सेम क्यू का नॉट क्यू के साथ करोगे फॉल्स हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड वाला भी फॉल्स है राइट भी फॉल्स है, दोनों में अगर आप और भी लगा दोगे या जो ये डिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो भी फॉल्स ही आएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स बन गई तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है तो आप वापस पिछले वाली स्लाइड में जाओ रूल्स चेक करो जो लॉ है। अब उसके बाद जब आप वापस स्लाइड पे आओगे तब एक ही स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम आपके जो सेकंड टॉपिक पर आते हैं जो है मेथड्स ऑफ प्रूफ। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि एक आर्गुमेंट क्या होता है।
एक आर्गुमेंट बेसिकली आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, जहां पर आपका एक स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है और उसके अलावा सारे स्टेटमेंट्स को हम अजम्पशन या प्रेमिसेस कहते हैं, ठीक है, जिससे आपका फाइनल कंक्लूजन निकलता है। तो जैसे P1 P2 P3 डॉट 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 करके Pn तक आपके सारे आपके ये प्रेमिसेस हैं, ये हम अजम्पशन मान रहे हैं, जो फाइनल आपका P कंक्लूजन देगा। आप किसी चीज को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स में ये इतने सारे वेज हैं, जिसमें से हम सारे नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो आपके इग्नू के पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला है आपका डायरेक्ट मेथड। तो एक डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें आप अज्यूम करते हो कि प्रेमिस ट्रू है, और लॉजिक रीजनिंग का यूज करके या आपको कुछ फैक्ट्स पता है उसका यूज करके आप ये प्रूफ करते हो कि जो आपका कंक्लूजन है क्यू, वो भी ट्रू ही है। तो देख लेते हैं एक बार एग्जांपल, कि इफ n इज एन इवन इंटीजर देन n स्क्वायर इज इवन। हमको ये प्रूव करना है कि अगर n इवन है, इवन क्या होते हैं, जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर, तो आपका n स्क्वायर भी इवन आएगा। तो मान लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है कि लेट n बी एन इवन इंटीजर, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन दिस मीन्स n इज इक्वल टू 2k। यानी कि आपका जो n होगा, हम जो भी n नंबर मान रहे हैं इवन इंटीजर, वो किसी न किसी आपके 2 के टेबल में आता होगा। तो अगर जैसे 10 से नंबर पे आया तो 2 मल्टीप्लाई 10, नंबर 20 है, 2 मल्टीप्लाई 10, के की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर n है, तो उसका हमेशा जो अगर आप लिखोगे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, 2 आएगा, मल्टीप्लाई में कोई k नंबर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, n स्क्वायर हो गया 2k स्क्वायर। अब आप देखोगे 4k स्क्वायर आ गया, हम इसे कुछ ऐसे लिखते हैं कि 2 ब्रैकेट में 2k स्क्वायर। अब आप ये देखोगे, ये जो हमारा निकला है थर्ड स्टेप में कंक्लूजन में, देखो एन स्क्वायर कैसे लिखा है मैंने, एन स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये जो 2k स्क्वायर था इससे मान लिया हमने कोई सम इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर मान लिया, तो चाहे इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी निकले, कैलकुलेशन में कुछ भी निकले, उसका बाहर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 के साथ, ये जो 2 के साथ ही हो रहा है ना, तो चाहे अंदर कुछ भी वैल्यू निकले ब्रैकेट में, बाहर मल्टीप्लाइड हो रहा है 2 के साथ, तो वो हमेशा इवन नंबर ही निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये हिपोथेसिस जो है ये मान के चले कि ट्रू है, तो ये हमने हेल्प लिया क्योंकि हमने माना कि ये इवन है, तभी हम इसको ऐसे लिख पाए। अब हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, 2 बाहर निकाला, अंदर का पार्ट रख दिया, उसको मान लें कि ये कोई इंटीजर है, लेकिन क्योंकि बाहर 2 है और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो चाहे अंदर कुछ भी निकले ये हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ x ग्रेटर देन 2 देन x स्क्वायर ग्रेटर देन 4। तो अज्यूम कर लेते हैं कि x 2 से ज्यादा है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट मेथड में हम अज्यूम करते हैं एक चीज कि वो ट्रू है, फिर उसी के बेसिस में और कुछ अपना लॉजिक लगा के उसको प्रूव करते हैं। तो हमने इसमें भी मान लिया कि x मान लेते हैं 2 से ज्यादा है। अब क्योंकि x 2 से ज्यादा है, तो दोनों तरफ x x से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। बट क्योंकि x जो 2 से ज़्यादा है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x भी 4 से ज़्यादा होगा। सिंपल क्या क्या, दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होना, तो 2x मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेप था उसमें हमने लिखा था कि x स्क्वायर आपका 2x से ज़्यादा है, इस वाले में हमने क्या लिखा है कि 2x ग्रेटर देन 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कंडीशन कैसे बन रहा है कि 2x से बड़ा x स्क्वायर है और 4 से बड़ा आपका 2x है। तो अगर स्टेप 2 को आप ध्यान दोगे और इस स्टेप 3 को ध्यान दोगे, तो आपको कुछ ऐसे बनेगा कि एक्स स्क्वायर बड़ा है 2x से, वो बड़ा है 4 से, ठीक है। कैसे मतलब, वो मैंने कैसे लिखा स्टेटमेंट, आपको जो ये थर्ड स्टेप है उसमें मैंने लिखा 2x 4 से ज्यादा है और 2x से ज्यादा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 4 से बड़ा क्या है 2x, और 2x से बड़ा क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बड़ा है 2x से और 2x बड़ा है 4 से, तो सीधा अगर हम बीच वाला 2x हटा दें तो एक्स स्क्वायर बड़ा है 4 से। ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन एक तरीके का मेथड है जिसमें आप अज्यूम करते हो कुछ अपोजिट जो आप प्रूफ करना चाह रहे हो, और फिर आप कुछ एक ऐसी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर देते हो, ठीक है। कुछ एक कंट्राडिक्शन कर लेते हो जो बाद में गलत साबित, कुछ ऐसा अज्यूम कर लेते हो जो बाद में गलत साबित हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कंट्राडिक्शन जो है वो गलत साबित हो जाता है, सॉरी कंट्राडिक्शन हो जाता है,
तो क्या इसका मतलब होता है कि जो आपने माना था वही गलत है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, रूट टू इज रैशनली हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल है। ठीक है, रैशनल क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे एक फॉर्म में ए बाय बी के लिखा जा सके, जिसमें बी कभी भी जीरो ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका उल्टा माना, हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। हम मान रहे हैं कि ये रैशनल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता था, हम मान लेते थे जो दे रखा है और उसी का है, उसी से ही हम उसे प्रूव करते थे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है कि जो दे रखा होता है उसे उल्टा मानते हैं। इसलिए इसमें बोला है कि रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, हम रैशनल मान लिए। अब क्योंकि ये रैशनल है, तो रूट टू को ए बाई बी में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा टू इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर चले जाएगा टू के साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका ए स्क्वायर है इज इवन। दिस मीन्स ए स्क्वायर इज इवन, ए इज इवन। ये जो आपका है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मैं इवन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कि कुछ नंबर इस साइड है, कुछ नंबर इस साइड है, लेकिन राइट साइड में चाहे जो भी है, उसकी मल्टीप्लाई होनी टू के साथ। अगर टू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो आपका इवन बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि ए की वैल्यू टू के है, क्योंकि इवन है तो टू के तो होगी होगी। तो और इस टू के को हम इस एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू के स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। दो का स्क्वायर चार, के स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर इक्वल टू टू बी, फोर के स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ये आपका टू जाएगा इधर, तो फोर बाय टू जाएगा, और टू से फोर कटेगा तो दो के स्क्वायर आएगा, तो यानी बी स्क्वायर आया दो के स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है बी स्क्वायर भी इवन है। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई समथिंग। मान लेते हैं कि स्क्वायर कुछ भी है, दो से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो भी इवन निकलेगा। तो क्योंकि अब दोनों ए और बी इवन है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आया है टू। ठीक है, और हमने क्या माना था कि ये जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर ए बी विद नो कॉमन फैक्टर। रैशनल नंबर क्या होता है? वो जिसमें आपका ए और बी होता है और ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता और बी जीरो नहीं होता। ठीक है, ए और बी आपका अलग अलग वैल्यू होंगे, यानी थ्री बाय फाइव करके हो गया, थ्री बाय सिक्स करके नहीं होगा, या सिक्स बाय थ्री नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने अभी प्रूव कर दिया कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर टू आ रहा है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नहीं है तो फिर तो ये इरेशनल ही है। ये होता है आपका कॉन्ट्रडिक्शन में। ओके, तो सिंपल है कि रैशनल माना। रैशनल कंडीशन क्या है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो रूट टू को इक्वल टू ए बाई बी लिख दिया, दोनों साइड स्क्वायर किया, निकला ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। फिर ए में वैल्यू डाल दी टू के डालने के बाद कैलकुलेशन करी, तो बी स्क्वायर निकल के आया टू के स्क्वायर। इसका मतलब बी भी इवन है, तो ए भी वन है, बी भी वन है, और दोनों इवन है तो दोनों दो से डिवाइड तो होते होंगे। दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आया टू। लेकिन हमने तो क्या माना था कि ए और बी अगर रैशनल नंबर है तो दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, इसलिए ये आपको रूट टू इरेशनल प्रूफ हो गया। ओके, अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये एक तरीके की टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या हैं? तो बेस केस होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं n इक्वल टू जीरो के लिए। n इक्वल टू जीरो के लिए क्या ट्रू है? फिर हम क्या करते हैं, मानते हैं कि वो पी के लिए ट्रू होगा। किसी के वैल्यू के लिए जो n है, मान लेते हैं उसकी के वैल्यू है, उसके लिए जो आपका वो है ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो अगर पी के लिए ट्रू है तो पी के प्लस के लिए भी ट्रू होना चाहिए। यही आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो यूजिंग इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है कि अगर आपका नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर क्या होता है वन टू थ्री फोर, उसके लिए अगर ये ट्रू है तो आपका पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये है तो आपका वो स्टेटमेंट सभी जो वैल्यूज है उसके लिए ट्रू होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपका है, ये सभी, ये जो आपकी जो, अगर हम ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन देखिए, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, हमेशा निकल के आएगा इस वाले फॉर्मूले से। तो ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमको दे रखा है ये पी एन स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले बेस केस के लिए चेक करते हैं, एन की वैल्यू डालेंगे वन, एन की वैल्यू डाले वन, लेफ्ट साइड में आएगा वन,
वन क्यों आएगा? क्योंकि हम जितने एलिमेंट देते जाएंगे उतने तक हमें रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 एलिमेंट के टेस्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 लेकर 10 तक वैल्यू लिखनी है। 100 के कर रहे हैं तो 100 तक वैल्यू लिखनी है। हम किसके लिए टेस्ट करें? वन के लिए। तो लेफ्ट साइड में आएगा आपका सिर्फ वन। राइट साइड में इस फॉर्मूले में वन रख के देखते हैं। वन, वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन की वैल्यू वन है, एन भी वन है, वन प्लस वन टू, बाहर एक है, दो से दो कट गया, वन आया, तो पी वन आपका ट्रू हो गया। क्यों? लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू इक्वल आई है। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस करते हैं। मान लेते हैं कि किसी के वैल्यू के लिए ये आपका ट्रू है। तो एक दो तीन कहाँ तक? के तक आपका ट्रू है, तो लेफ्ट साइड में भी एन की वैल्यू की हो जाएगी। ये आपका निकल के आ गया। अब इंडक्टिव स्टेप करते हैं। के प्लस एन के लिए प्रूफ कर देना है कि दोनों साइड इक्वल हैं, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सभी एन जो ग्रेटर देन वन के लिए इक्वल आएगा। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, तो हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया? दोनों साइड के प्लस वन ऐड कर दिया। तो इधर आया के प्लस वन, और इस साइड में इस एक्सप्रेशन के साथ के प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। टू की मल्टीप्लाई होगी के प्लस वन के साथ, ये आपका मल्टीप्लाई होकर टू आया। अब पूरा जब आप देखोगे के प्लस वन कॉमन आया, और यहाँ बच गया के प्लस टू। ओके, तो के प्लस वन टू को ना लिख के हमने क्या किया? के प्लस वन लिखा। तो अगर आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखोगे, लेफ्ट साइड वाले में के लिए अगर हमने इसे ट्रू करना है तो के साथ के आगे के प्लस वन। राइट साइड वाले में जहां जहां के, अगर वहां वहां के प्लस वन आ जाए तो इसका मतलब आपका ये इंडक्टिव स्टेप प्रूव हो गया है। तो यहाँ के की जगह आ गया के प्लस वन, और इस अंदर के जो है उसकी जगह क्या आया? के प्लस वन, और बाद में एक प्लस वन तो था ही, तो प्लस वन आ गया, और नीचे टू था, टू आया। तो इसका मतलब ये पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। ठीक है, क्या कि हमने एन इज इक्वल टू वन के लिए टेस्ट किया। इस सेकंड स्टेप में किया, मान लिया कि एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। राइट साइड में क्या किया? कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को सोल्व किया कि के की जगह के प्लस वन वाला भी आ जाए आपका। तो हमने क्या किया था कि लेफ्ट साइड में के प्लस वन आ गया, और राइट साइड वाले में के की जगह के प्लस वन लाना था, तो के की जगह के प्लस वन ला के ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए आपका प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन दे रखी है। तो टी एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका रिकरेंस रिलेशन है, ये आप आगे पढ़ोगे। तो अब इसके लिए इसको मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे ये जीरो है। ठीक है, ये आपका इसकी प्रॉपर्टी होती है। और टी एन प्लस वन जो होता है वो टू टी एन प्लस वन होता है। ये रिकरेंस रिलेशन का मान के चलो, अगर आपको ये सॉल्व करना है वाला प्रॉब्लम, तो ये आपको अस्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहला स्टेप क्या था? बेस केस जीरो से स्टार्ट करते हैं, एन की वैल्यू जीरो रख दो। तो क्योंकि टी की वैल्यू जीरो रखी है इस इक्वेशन में, तो टी जीरो तो जीरो होता है, तो लेफ्ट साइड वाला जीरो हो गया, ये अज्यूम किया हुआ था। राइट साइड वाले में एन हमने जीरो रखा, तो टू की पावर जीरो माइनस वन, किसी की पावर जीरो तो वो वैल्यू वन हो जाती है। वन माइनस वन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, राइट हैंड साइड भी जीरो, बेस केस होल्ड। नेक्स्ट है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। मान लिया कि किसी के लिए ये टी के इक्वल टू टू की पावर के माइनस वन ट्रू है कंडीशन। अब इंडक्टिव स्टेप क्या है? जहां जहां के है वहां वहां के प्लस वन लाना है। तो आपका जो रिकरेंस रिलेशन है, यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन, क्या है? टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टू टी एन प्लस वन। तो रिकरेंस रिलेशन क्या था आपका? टी के प्लस वन इक्वल टू टू टी के। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमें, क्या? टी के जो है आपका वो डालना है। तो टी के आपका क्या था? टू के माइनस वन, ये था। हमने क्या किया था? के लिए तो सही था, के प्लस वन के लिए टेस्ट करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया? के की जगह डाला के प्लस वन, इस के की जगह डाला के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, और हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या कहता था कि अगर आपको आपके पास टी एन है और आपको उसका टी एन प्लस वन चाहिए, तो वो हमेशा टी एन का दुगुना प्लस वन होता है। तो हमारे पास टी के था, हमें चाहिए था टी के प्लस वन, तो वो क्या होगा? हमारे टी के का ट्वाइस प्लस वन होगा। तो सेम यहाँ पर यही आया है। अब हम क्या कर रहे हैं? टी के की वैल्यू तो हमने एज्यूम करके मान ली थी इस वाले स्टेट में कि क्या है? टू के माइनस वन, वही हमने यहाँ रख दी। अब टू की मल्टीप्लाई होगी इससे,
जब दो की मल्टीप्लाई होती है और किसी की पावर कुछ भी नहीं तो उसकी पावर वन होती है ना, तो दो की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टू के साथ तो पावर ऐड हो जाती है, तो के उसकी पावर वन तो के प्लस वन हो गया, और दो की पावर इससे हो जाएगी तो माइनस दो, और प्लस वन तो यहाँ है ही, और माइनस दो प्लस वन क्या होगा, माइनस वन होगा। तो ये आगे आपका प्रूफ क्या करना था, टू की पावर के प्लस वन माइनस वन है और यही आ गया। तो इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, और ये आपका प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा एंड सर्किट्स। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है, आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी बाइनरी वैल्यूज होती हैं जो होती है आपकी जीरो या वन, ठीक है, और इसके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, और लॉजिकल जो आपके लॉजिक सर्किट्स होते हैं या सेट की थ्योरी जो आप आगे पढ़ोगे उसमें यूज होते हैं। अब इसमें बूलियन कांस्टेंट क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या वन, यानी कि फॉल्स या ट्रू, और बूलियन वेरिएबल्स वेरिएबल्स दैट टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो वन, इस तरीके के हमने वेरिएबल ले लिए यहाँ पर। अच्छा, एंड और नॉट, ये आपका एग्जॉर, इससे तो पता है कंजक्शन कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं, नेगेशन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। अब इसके ये प्रॉपर्टी भी देख लो कि कब इसकी वैल्यू जीरो होगी, कब वैल्यू वन होगी। तो कंजक्शन के केस में जीरो वन, सॉरी जीरो 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 होता है, जीरो वन जीरो होता है, वन जीरो जीरो होता है, और वन ही वन होता है। सेम ऐसे आप बाकी का ये देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बूलियन अलजेब्रा के भी कुछ आपके रूल्स होते हैं, जैसे आपका जो प्रिपोजिशन अलजेब्रा था उसमें था, तो जैसे आइडेंटिटी लॉ कि अगर ए का आप कंजक्शन डिसजंक्शन करोगे फॉल्स के साथ तो ए ही आता है, ठीक है, और उसमें भी डी मॉर्गन लॉ था, इसमें भी डी मॉर्गन लॉ है, तो लगभग लगभग सेम है। ये रूल लिखे हैं, यहाँ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। आगे बढ़ते हैं ट्रुथ टेबल। तो जैसे बूलियन अलजेब्रा होता है उसकी भी ट्रुथ टेबल होती है, तो सेम तरीके से लिखे जाते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स यूज होता था प्रीपोजिशन वाले में, इसमें जीरो वन यूज होगा आपका, सेम तरीका होगा। जैसे ए और बी, ए कंजक्शन बी, तो इस केसेस में क्या होता था कि जब सेम वैल्यू है तो जीरो, अलग अलग वैल्यू सॉरी वन वन है तो आपका वन आता था, बाकी सब केसेस में जीरो या फॉल्स आता था। अच्छा, अब इसके कुछ गेट होते हैं, जैसे अ, ये आपका जो कंजक्शन है ये बेसिकली आपका एंड गेट को दिखाता है, ये एंड गेट, ठीक है, ये आपका जो डिस्टिंक्शन होता है ये दिखाता है और गेट को, और ये जो आपका नेगेशन होता है ये दिखाता है नॉट गेट को, और ये जो आप एक्सॉर देख रहे हो ये आपका दिखाता है इस एक्सॉर गेट को। तो कभी कभार क्या होता है कि हमको बोलते हैं कि इसका जो लॉजिक गेट इस तरीके से दिया होता है, हमें बोलते हैं कि इसका एक्सप्रेशन बनाना है। तो सिंपल है, जैसे ये ए और बी, ये गेट आप पहचानो, ये आपका जो गेट है एंड गेट है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, ए कंजक्शन बी, ये, ठीक है, और उसके जैसे ये बी और ये बी सी है, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो बी और सी से जब आपने यहाँ पर जो वैल्यू जो भी निकाला है आपको बी सी मिला, ठीक है, यहाँ पर एक बी आ रहा है, तो आप इसका आप क्या कर रहे हो, डिसजंक्शन कर रहे हो, या ये देख रहे हो ये गेट है और, यानी कि आपका डिसजंक्शन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, बी फिर डिसजंक्शन का सिंबल और बी सी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक ये है कि आप जो किसी भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है और आपको पूछा जाता है कि ये टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो आप उसकी ट्रुथ टेबल बना के भी चेक कर सकते हो, जब तक आपको ऐसा बोला ना जाए कि ट्रुथ टेबल यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास ए और बी वैल्यू है, सारी वैल्यू डालोगे और इस तरीके से निकालोगे, अगर दोनों कॉलम की वैल्यू सेम आती है उस एक्सप्रेशन की, तो मतलब वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आपका कि सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया और आपसे बोला जा रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसमें यही होगा जो आपके रूल्स अभी बताए थे वही रूल्स आपके यूज होते हैं। तो जैसे आपका अब इस केस में क्या होगा, x1 कंजक्शन x2 डिसजंक्शन x1 कंजक्शन x2, ये जो आप देख रहे हो ना सिंबल है, ये भी आपका बेसिकली नॉट या नेगेशन ही है, बस अलग तरीके से दिखा रखा है। दोनों में क्या करेंगे, एक्स वन कॉमन ले लिया, एक्स वन की जो राइट साइड में है ये उसको बाहर लेके कॉमन आ गया, और अंदर बच गया एक्स टू, ये वाला सिंबल आपका डिस्टिंक्शन, और एक्स टू का ये, अगर आपको याद हो एक्स टू और एक्स टू का नॉट, दोनों का अगर आपने कर दिया डिस्टिंक्शन तो वैल्यू वन आती है या ट्रू आती है,
तो ये हो जाएगा x1 कंजक्शन 1। तो अगर आइडेंटिटी और लॉ लगाओगे, जो फिर से अगर आपको स्लाइड पीछे करके देखना पड़ेगा रूल, तो उस केस में किसी का भी अगर हम कंजक्शन करते हैं 1 के साथ, तो वही सेम चीज आती है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, x1। तो ये इतने से सिंप्लीफाई होके इसमें आ गया। ठीक है, सेम आपका ये आपका एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो अब अगला है, एक क्वेश्चन जो आता रहता है कि यूज डी मॉर्गन लॉ टू डिराइव एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। नॉर गेट का यूज करना है और बनाना क्या है, एंड गेट बनाना है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, एंड गेट बनाना है x1 कंजक्शन x2, लेकिन हमें क्या करना है, नॉर गेट से बनाना है। तो सिर्फ नॉर गेट बनाना है, नॉर ऑपरेशन यूज करना है। उसका सिंबल होता है ये जो डाउन एरो है ना, नॉर का मतलब ये होता है। जो एक्सॉर होता है वो होता है सर्कल के अंदर प्लस बना होता है, वो एक्सॉर होता है। ये क्या है, नॉर है। नॉर का मतलब क्या होता है कि सिंपल और या डिस्टिंक्शन का नॉट। क्या होता है कि सिंपल और का नॉट या सिंपल डिस्टिंक्शन का नेगेशन। ठीक है, तो यूजिंग नॉर ऑपरेशन, जिसमें नॉर ऑपरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका x नॉर y है, तो x डिस्जंक्शन y का नेगेशन हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी, इसका हम अभी आगे यूज करने वाले हैं, क्योंकि सॉल्व इसी से ही होगा। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आपका x1 x2 का कंजक्शन है, आपको निकालना है, ये बेसिकली आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए x1 का नॉट, x2 का नॉट, दोनों का और करके या डिस्टिंक्शन करे उसका भी नॉट। अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अगर x1 x2 का कंजक्शन या एंड। और यही हमको निकालने के लिए भी बोला है ना, कि हमें क्या करना है, एंड गेट बनाना है, और ये एंड गेट ही है। एंड है, एंड कहो या कंजक्शन कहो एक ही बात है, डिस्टिंक्शन कहो और कहो एक ही बात है। ठीक है, नेगेशन कहो नॉट कहो एक ही बात है। तो ये रूल अगर हमें ये बनाना है, तो किसी न किसी तरीके से हमको ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें x1 का नॉट और x2 का नॉट। तो टू गेट x1 एंड x2, फर्स्ट टेक नॉट ऑफ x1 देन नॉट ऑफ x2, फिर उनका हम और करेंगे, देन हम फाइनल रिजल्ट का नॉट कर देंगे। ये तो हो रहा है, x1 लिया उसका नॉट किया, x2 लिया उसका नॉट किया, दोनों के बीच में और किया यानी डिस्टिंक्शन किया, और फिर फाइनल सबका नॉट ले लिया। अब x1 का नॉट लेने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नॉर गेट यूज करने हैं, तो हमें अगर x1 का नॉट चाहिए, तो x1 का अगर हम x1 के साथ ही उसका नॉर कर दे, तो हमें उसका नॉट मिल जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है, कि अगर किसी भी मतलब किसी का भी, जैसे ये जो x1 है, उसका अगर हम x1 के साथ ही नॉर ऑपरेशन कर दे, तो वो नॉट बन जाता है। सेम का सेम के साथ अगर हम नॉर कर दे, तो वो नॉट बन जाता है। तो x1 का नॉट चाहिए, तो x1 का x1 के साथ नॉर कर दिया, x2 का नॉट चाहिए, x2 का x2 के साथ नॉर कर दिया। ठीक है, हमें क्या करना था, दोनों का नॉट ले लिया, अभी हमें दोनों का और चाहिए। अच्छा, अब हमें जो x1 x2 मिल गया है, इसकी वैल्यू हम डी मॉर्गन लॉ इस वाले उस पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो x1 की जगह हमको क्या डाल देना है, x1 की जगह हमें क्या डाल देना है, ओ सॉरी, नॉट x1 की जगह हमें क्या डाल देना है, x1 एरो x1, यानी x1 नॉर x1। और x2 का जो ये नॉट है, इसकी जगह क्या डालना है, x1 एरो x2, सॉरी x2 एरो x2, यानी कि x2 नॉर x2। तो x1 की जगह डाल दिया x1 नॉर x1, x2 की जगह डाल दिए x2 नॉर x2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस फाइनल स्टेप में हमें नॉट निकालना है और नॉर गेट का यूज करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो आपका ए है, सॉरी हम मान के चल लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हमने क्या मान लिया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, बाकी ये और है, और ये नॉट का सिंबल है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या मतलब बना रहा है, ये एक्सप्रेशन बना रहा है, अगर आपके पास अगर आपके पास अगर आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, दो और आपके पास गेट हैं, और वाई एक्स और वाई, दोनों के बीच में हो रखा है और डिस्टिंक्शन, और फिर उस पूरे का आपने ले लिया नॉट, तो वो आपके x1, तो आपके किसके बराबर हो जाएंगे, x1 नॉर xy।
ठीक है, x1 और x1। तो सेम यही चीज हो रही है यहाँ पर। ए आपका हमने मान लिया था ये पूरा वाला पार्ट, बी मान लिया था पूरा वाला पार्ट। अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये बन जाएगा आपका ये वाला सिंबल नॉट, ये पूरा पार्ट हमने अज्यूम कर लिए थे ए, ये x2 वाला पूरा पार्ट हमने अज्यूम कर लिया था बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका एक्सप्रेशन ये बन गया, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, ये बन गया। तो इसके जो इसका जो वैल्यू है इसका कैसे लिखा जा सकता है, एक्स एरो वाई। कैसे लिखा जा सकता है, एक्स एरो वाई। तो ये जो आपका है ये कैसे लिखा जा सकता है, इतना और एक्सप्रेशन ए एरो बी, ए एरो बी। अब ए हमने क्या माना था, ए माना था हमने x1 एरो x1, तो ए की जगह डाल दिया x1 एरो x1, फिर आ गया एरो। बी माना था हमने x2 एरो x2, तो x2 एरो x2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका यहाँ पर जो फर्स्ट जो बेसिकली यूनिट है वो कवर हो गया है। ठीक है, जिसकी जो नेक्स्ट यूनिट की जो वीडियो है वो भी आने वाली है, तो आप चैनल से अपडेटेड रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ये जो नेक्स्ट वीडियो है जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। तब तक के लिए आप इस जो पूरी वीडियो को दोबारा एक बार देखिए, क्वेश्चंस करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।